A very good morning to all of you. Myself डॉक्टर प्रकाश और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोलॉजी है। जैसा कि मैंने कहा था, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी है, सोच रहा हूँ आप लोगों को शेयर कर दूँ। हमारे यहाँ एक लड़का पढ़ता था, विपिन उपाध्याय नाम है उसका। अभी नेट निकला है। उसका जब एग्ज़ाम था नेट का, तो करीबन वो 23.5 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में उसका सेंटर पड़ा था। वो बंदा सवेरे उठा, 23.5 किलोमीटर वो साइकिल चला के गया और वहाँ जाके चाय पिया और नमकीन खाया, और हमको ये स्टोरी उसने बताई। फिर 23.5 किलोमीटर चला कर वो वापस आया। जब वो एग्ज़ाम दे रहा था तो अनसीन पैसेजेस आते हैं नेट में और कई टॉपिक्स आते हैं ऐसे जो बहुत इजी होता नहीं है, बहुत टफ है। तो मुझे बता रहा था कि जब मैं कंप्यूटर पे क्वेश्चन देखता था तो लगता था कि जैसे प्रकाश सर आप उधर से हमसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर बताओ। क्योंकि मेरी आदत है अक्सर जो बच्चे थोड़ा सा शार्प माइंडेड होते हैं तो मैं उनसे इस तरह के क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता हूँ। तो मैं उनसे पूछ रहा था तो उसने बताया कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा कि उसका नेट क्लियर हुआ। एक स्टूडेंट है दीपाली शुक्ला, वो भी तैयारी कर रही थी, उसका इसके प्रीवियस ईयर में निकला। एक लड़का मिथुन विश्वास है, उसका भी नेट हो गया। इस एग्ज़ाम से होता है क्या है, पहले तो आपको ये समझना होगा। थोड़ा सा समय आपको लूँगा। एक एग्ज़ाम से एक एलिजिबिलिटी फिक्स हो जाती है, एक एलिजिबिलिटी फिक्स हो जाती है, और ये एलिजिबिलिटी जो है आपको जीवन के किसी आयाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बहुत सारे लोग हैं जो हर साल तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की, आईएएस बीसीएस की। बहुत सारे बच्चे हमारे इस पे हैं जो पीसीएस जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, वो लॉ पढ़ रहे हैं। सारा कुछ खेल फोकस का है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर कैसे नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया जाए, इसमें कमेंट में डाला था। सारा कुछ चीज़ फोकस का है। 2007 से मैं पढ़ा रहा हूँ। एजुकेशन को लेके जो मेरा कंसेप्ट है, टीचर अपना सिलेबस कंप्लीट करता है क्लास में, उससे ज़्यादा वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। वो पढ़ाएगा, समझना लिखना आपका काम। और तैयारी कोई भी करो, नेट की करो, सीएसआईआर की करो, इन्वायरमेंट साइंस से सीएसआईआर नेट भी होता है, गेट भी होता है, मैंने डाल रखे हैं कैरियर वाले वीडियो में। मायने क्या रखता है फोकस, आप किस पॉइंट को लेकर फोकस है अपने कैरियर में। एजुकेशन जो होता है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो। थोड़ा सा समय लूँगा, सॉरी फॉर दैट। एजुकेशन क्लूज देता है, ये मेरा अनुभव है। क्लास 1 से 12 तक, फिर ग्रेजुएशन में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो आपको छोटे छोटे क्लूज देता है कि आप क्या बनोगे। अगर आप उन क्लूज को पकड़ लेते हो तो आप कुछ न कुछ बन जाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर की जीवनी पढ़कर सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाओगे, या अमिताभ बच्चन की जीवनी पढ़कर अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते। हाँ, पर किसी साइंटिस्ट की जीवनी पढ़कर तुम साइंटिस्ट जरूर बन सकते हो। अपने फ्रेम को बहुत हाई रखो, फोकस्ड रहो, तो हर एग्ज़ाम निकल जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जोश में तैयारी करने चले जाते हैं कि मैं सिविल सर्विस करूँगा। फंडामेंटल उनका क्लियर नहीं होता है। फंडामेंटल
अगर उनसे मैं पूछ दूँ फंडामेंटल कि मून क्या है तो नहीं बता पाएंगे। और ऐसे लोग बोलते हैं जब कि मैं सिविल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मतलब कि वो गलत क्लू को पकड़ रहे हैं। नेचर उनको कुछ और क्लू दे रही है, उनका एजुकेशन पैटर्न कुछ और क्लू दे रहा है। मैं एमएससी में आया था तो मैं डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला सर और डॉक्टर जसवंत सिंह सर, प्रोफेसर जीसी पांडे सर, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला सर, डॉक्टर विनोद चौधरी सर हैं और डॉक्टर आशीष कुमार पांडे सर, इनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस रहता था और मैं सीखता था कि ये टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को ऐसे पढ़ाना चाहिए। मैं वो क्लूज़ को पकड़ा, मैंने उस क्लूज़ को पकड़ा। चाहे मैं कहीं भी पढ़ाऊँ, दुनिया के किसी भी कोने में, मेरे अंदर जो छाप है वो इन्हीं टीचरों की है, इन्हीं लोगों की है। तो अगर आप क्लूज़ को एजुकेशन में पकड़ते हो तो डेफिनेटली कुछ अच्छा करने वाले हो। और क्लूज़ अगर नहीं पकड़ लेते तो फिर कुछ छोटा सोच लो, कुछ छोटा अपने काम भर का। पर अगर क्लूज़ पकड़ने का तुम्हारे अंदर टैक्टिकल है, बहुत अच्छी चीज़ है। फर्स्ट बेंच पे बैठो चाहे लास्ट बेंच पे, कोई बेंच ये डिसाइड नहीं करती कि कोई स्टूडेंट तेज है कि कमज़ोर है, ये जान लो। कोई नंबर डिसाइड नहीं करता कि तुम तेज हो कि कमज़ोर हो। तुम्हारे वो कंपटीशन में आए मार्क्स डिसाइड करते हैं कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी वो सोच डिसाइड करती है कि तुम कहाँ जाओगे। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, मैं सुना कई लोगों को, कई साधु संत भी स्पीकर कर रहे हैं। कोई स्पीकर तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता है, ये जान लेना। मैंने बहुतों को सुना, वो बस उसी 1 घंटा 2 घंटे का जो वीडियो होता है उसी में आप रह जाओगे उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद जब वीडियो ख़त्म होगा ना तो सारी हवा फुस हो जाती है। वो सब कहने की चीज़ें होती हैं। आप क्या हो ये आप पर निर्भर करता है, आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है कि आप कितना फोकस हो अपने उस क्लूज़ को लेकर जो आपने एजुकेशन से हासिल की है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत नहीं है। इतना ना फोकस हो जाइए कि दुनिया भूल जाइए। पार्टी कीजिए, बर्थडे मनाइए, घूमिए टहलिए, सब ठीक है, पर मेन आपका जो टारगेट है वो एक संस्कृत में कहावत हम लोगों ने पढ़ी थी, सुभाषितानी में, क्लास 9th में चलती थी। उसमें था कि काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम। बको माने बकुला, काक माने कौआ। तो ये जो है होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 18 घंटा पढ़ते हैं, दे अचीव नथिंग। और कुछ होते हैं कि वो 4 घंटा पढ़ते हैं और दे अचीव एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सब कुछ फोकस का खेल है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कभी भी फोकस रहोगे तो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। और जो भी बच्चे इस बार नेट निकाले हैं, इन्वायरमेंटल साइंस से, CSIR हो चाहे आपका UGC हो, चूँकि मैं केवल इन्वायरमेंटल साइंस पे फोकस रहता हूँ, मेरा एक ही फोकस है, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, टीचिंग। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। हाँ, रिसर्च का नशा है और वो ज़रूरी भी है। ये तो मुझे मेरे गुरुदेव से आशीर्वाद के रूप में मिला है। तो पढ़िए और फोकस रहिए और उन क्लूज़ को ढूंढिए, उन क्लूज़ के पीछे भागिए जो आपको बनाने में मदद करेगी। प्राइमरी के गेट पे लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई भी स्कूल में आप पढ़िए तो आपको ये जॉब मिल ही जाएगी। और हमेशा ध्यान रखिए, हम उन सभी बच्चों को बोल रहे हैं, हमेशा आप ध्यान रखिए, आप किसी भी बेंच पे बैठो, चाहे फर्स्ट बेंच पे बैठो, चाहे सेकंड बेंच पे बैठो, चाहे लास्ट बेंच पे बैठो, ये मायने नहीं रखता है। ये आपकी काबिलियत डिसाइड नहीं कर सकता है। बेंच अगर काबिलियत डिसाइड करता तो हर स्कूल में फर्स्ट बेंच ही होती। इसको ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। सॉरी थोड़ा सा टाइम ले लिया आपका, पर ज़रूरी लगा, अच्छा लगा ये चीज़ें बताना, उस बच्चे की खुशी थी। फंडामेंटल ऑफ लॉज में हम इन्वायरमेंट के एग्ज़ाम में आने वाले मूलभूत सिद्धांतों को पढ़ेंगे, समझेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कान में लीड लगाइए और चुपचाप सुनिए। नोट्स आपके सामने है,
मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और जहाँ नहीं समझ में आएगा, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मेरे व्हाट्सअप पे फ्री कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। आज का जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट में हम नेचर के लॉज को समझेंगे, फिर लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम, शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, कंबाइनिंग कंसेप्ट, लाइफ टेबल, लोटका वोल्ट्रा और गॉस प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। लाइफ टेबल के लिए लास्ट में मैं और इकोलॉजी का वीडियो डाल दूंगा। लाइफ टेबल उसमें भी मैंने पढ़ाया था, तो अगर आप पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं पढ़े हैं तो एक रिवाइज हो जाएगा। आई बटन पे जाके उसको क्लिक कर लीजिएगा और फिर से उसको एक बार देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में रहेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नेचर ऑफ लॉज क्या है, और लास्ट स्लाइड तक देखिएगा, कुछ जानकारी की चीज़ें आपको बतानी है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। नेचर ऑफ लॉ क्या है? जो नेचर का जो जितने भी लॉ पर्यावरण में हैं वो किन फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं, क्या फंडामेंटल पॉलिसी है नेचर की, कैसे ये सब कुछ मैनेज करके चलती है। तो उसके लिए 7 पॉइंट हैं, ये रिसर्च पेपर से मैंने लिया है। 7 पॉइंट है, 7 मेजर पॉइंट्स। पहला, देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस आपके जीवन के हर पहलू में लागू होता है। इन 7 पॉइंट को आप अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। नेचर नो द बेस्ट, प्रकृति को मालूम है कि बेस्ट कौन है। ताजुब की बात है, आप कंपटीशन करते हो और नेचर आप पता करते हो कि कंपटीशन में जो बच्चे फर्स्ट रैंक आए, सेकंड रैंक आए, थर्ड रैंक आए, नेचर को मालूम है, उसको रैंकिंग करने की जरूरत नहीं है, उसे मालूम है कि बेस्ट कौन है। चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो नेचर का बनाया हो, उसको मालूम है कि बेस्ट कौन है, कौन सर्वाइवल फॉर द फिट है। ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज इक्वली इंपॉर्टेंट, प्रकृति के लिए सभी लाइफ फॉर्म इंपॉर्टेंट, सभी कुछ। प्रकृति के लिए डीकम्पोजर, इकोसिस्टम में हमने पढ़ाया था ना, प्रकृति के लिए सैप्रोफाइट, डीकम्पोजर उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने प्रोड्यूसर हैं, जितने प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जितने सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, जितने डीकम्पोजर हैं। देखिए, सब है ना, इक्वली इंपॉर्टेंट। बिना प्रोड्यूसर के कोई इकोसिस्टम रन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। प्रोड्यूसर का होना जरूरी है। कहीं ना कहीं से ऊर्जा का शुरुआत होना चाहिए, ऊर्जा का कोई पिंड होना चाहिए, और वो पिंड जो ऊर्जा का मूवमेंट है वो प्रोड्यूसर लेवल से चलता है। एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए, इक्विलिब्राइज्ड इकोसिस्टम के लिए ऊर्जा का फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर जाता है। दूसरा पॉइंट, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, वी आर ऑब्जर्विंग दिस in ecosystem, ecology, in food chain, in food web, dependency, interaction, relationship, collectively known as environment, सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। आप कोई एबायोटिक कंपोनेंट हटाओ, कोई एबायोटिक कंपोनेंट बहुत सारे थे, कोई एक हटा के देखो, आप रेन हटा के देखो, खाली बारिश को हटा दो, वहाँ का पूरा स्ट्रक्चरली इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। वहाँ पे कहीं इकोसिस्टम में बर्फ़ ले आ दो ढेर सारा, माउंटेन पे है ना, इकोसिस्टम कैसा है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, देख रहे हैं, जहाँ पे पानी नहीं है, प्लांट सर्वाइवलिटी के लिए अपने लीफ को बहुत पतला कर देता है कांटे के रूप में, डिजर्ट इकोसिस्टम, देख रहे हैं। बहुत सारे एल्गी हैं जो अंधेरे में शाइन करते हैं, स्टारफिश है, शाइन करता है, जेलीफिश है, शाइन करता है। वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, पर एडाप्टेशन के दौरान पूरा इकोसिस्टम चेंज हो चुका होता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो चुका है। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट में आप अगर नॉन लिविंग की बात करो तो नॉन लिविंग
कैसे इंटरेक्ट कनेक्ट हो जा रहा है, सारी डिपेंडेंसी। पेड़ कहाँ उगेगा भाई, पौधा कहाँ उगेगा, ज़मीन पर उगेगा, सॉइल में उगेगा। सॉइल के लिए, सॉइल क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट में आता है, सॉइल नॉन लिविंग कंपोनेंट में आता है। उसको न्यूट्रिशन के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और सपोर्टेड बाई किसके होते हैं हम, सॉइल माइक्रोफ्लोरा के, सॉइल माइक्रोफ्लोरा के। तो ये एक तरह का इंटरकनेक्शन है, एक तरह का ब्रिज है। जैसे इवोल्यूशन के दौरान बर्ड और रेप्टाइल के बीच में एक स्पीशीज को देखा गया, और उस स्पीशीज का नाम था आर्कियोपेटेरिक्स। व्हाट इज आर्कियोपेटेरिक्स? इट इज एन इंटरलिंकिंग स्पीशीज, ब्रिज स्पीशीज नोन एज कोसर्वेट। सिंपल है। फिर एवरीथिंग इज इन चेंजिंग ऑर्डर, ये मज़ेदार है, इसको आपने सक्सेशन में पढ़ा। हर चीज़ देखिए, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, और आपने फूड वेब में देखा, फूड चेन में देखा, ठीक है। अब सब कुछ चेंजिंग ऑर्डर में है, सब में बदलाव हो सकता है। एबायोटिक है, आप क्या सोचते हो पत्थर नहीं बदलेगा? पत्थर ही टूट कर तो मिट्टी बनता है, पीरोजेनेसिस प्रोसेस। अब इरोजन होगा, चाहे सॉइल के में, रॉक में, चाहे विंड के द्वारा, चाहे जो है फिजिकल हो, चाहे आपका केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो। उसको चेंज होना ही है। प्रकृति में जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो भी चेंज होंगे, और जो लिविंग है वो भी चेंज होते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग, वी आर जो है हर पीढ़ी दर पीढ़ी म्यूटेशन के कारण हम चेंज हो रहे हैं। अब पूछोगे कैसे, कहाँ देखें म्यूटेशन? ये भाई आधार कार्ड है ना आपके पास, आपका रेटिना आपके पापा से नहीं मिलता, आपके भाई से नहीं मिलता, आपके दादा दादी से नहीं मिलता है ना म्यूटेशन। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फंडामेंटल। आपका फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा आपके घर में किसी से, है ना म्यूटेशन। ये तो फिनोटिपिक म्यूटेशन है, जेनेटिक म्यूटेशन तो बहुत, इसी चीज़ को और डीप में जेनेटिकली जो है म्यूटेशन को देखा गया। तो सब कुछ चेंजिंग ऑर्डर में होता है, सब कुछ चेंज होता है। एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। मूवमेंट, मूवमेंट either by the virtue of tectonic plates or by the movement of species from one area to another for their nutrition, for their food, for their habitat. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है नेचर में घटती रहती हैं। इसीलिए एनवायरनमेंट को कहा हूँ मैं बिहेवियरल साइंस। आप इसको लाइव अपने आंखों से देख सकते हैं। फाइनाइट अर्थ, ये बहुत बड़ी बात है। फाइनाइट अर्थ क्या है? अर्थ इज नॉट एन इनफाइनाइट रिसोर्सेज। अर्थ पे कोई रिसोर्स इनफाइनाइट नहीं है, कोई रिसोर्स इनफाइनाइट नहीं है, सब कुछ लिमिटेड है। मतलब कि जैसे आपके घर का महीने का राशन चलता है, उसी तरह अर्थ के लाइफ स्पैन में भी सब कुछ लिमिटेड है। हम लिमिटेड एडिशन में हैं। इनफाइनाइट कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कुछ देर के लिए हम मान लें कि अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है आपके पास, पर फॉर अ टाइम बिंग अबंडेंस है, फॉर अ टाइम बिंग अबंडेंस है। वो अबंडेंस लॉन्ग टाइम नहीं है। आप सोचें कि आपके पास पानी बहुत है, 70% हम पानी है, ठीक है, वो भी लिमिटेड है, उसमें ड्रिंकिंग बहुत कम है। 4 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग हो रहा है, 0.3 हो जा रहा है कहीं कहीं तो, और तेज़ी से ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। तो हम समुद्र का पानी छान छान कर पिएंगे, कितना पिएंगे? ओके, क्या सारे स्पीसीज़ को हम पिला पाएंगे? ह्यूमन सर्वाइवलिटी अपना कर ले वही बहुत है। आप सोचते हैं कि आपके पास अबंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल है, नहीं जी, लिमिटेड है।
लिमिटेड है, हर रिसोर्स लिमिटेड है, एक पॉइंट तक वो एबंडेंस है, उसके बाद से वो लिमिटेड हो जाएगा। नेचर का जो सॉरी नेचर का जो लास्ट पॉइंट है, ये ऊपर वाले की बनाई सबसे बेशकीमती धरोहर हमारे पास है, सबसे बेशकीमती। अगर हम इन्वायरमेंट को देखें तो इट इज़ प्रीशियस देन डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड और एनी अदर प्रीशियस मेटल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इस प्रकृति पे पाए जाने वाले सभी ज्वेलरीज, सारे डायमंड और सब कुछ एक तरफ और आपका नेचर एक तरफ, तो भी नेचर का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि सबसे खूबसूरत चीज़ नेचर ने बनाई, प्रकृति ने बनाई, गॉड ने बनाई। अगर वी बिलीव इन गॉड और अल्लाह और भगवान, कहीं किसी, अगर हम ऑलमाइटी पावर पे बिलीव करते हैं और अगर नहीं भी करते हैं तो भी ये धरती फाइनेस्ट क्रिएशन है नेचर की। इस पार्ट को इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड ग्लोबल इम्पेरेटिव्स में देखा जाता है। कोई टॉपिक, दुनिया का कोई टॉपिक आप उठाइए, वो सब इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, सब, कुछ बचता नहीं है, इन्वायरमेंट छोड़ के और कुछ नहीं बचता है। प्रोफेसर जॉन नैश को गवर्निंग डायनेमिक्स और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कंसेप्ट पे नोबेल प्राइज़ मिला था। उनका जो इक्विलिब्रियम और डायनेमिक्स था वो इवोल्यूशनरी कंसेप्ट में जब इस्तेमाल हुआ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, तब उनको 1994 में नोबेल प्राइज़ मिला। वो तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। व्हाट द इकोनॉमिक्स इज डूइंग इन एनवायरनमेंट, बट ऑफ कोर्स his research is modified in such a dimension that it affects the values of environment, and this importance make him eligible for the Nobel Prize. हम पढ़ ही नहीं रहे जी, हमारे इंडिया में कितने नोबेल प्राइज़। हम लोग नोबेल साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ ही नहीं रहे, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए। हम लोग रिसर्च में जाने के लिए पढ़ ही नहीं रहे। तभी तो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं इकोलॉजी पर, इकोसिस्टम पर, अनएकेडमिक्स तक में बन रहे हैं। पर क्या है, 3 मिलियन लाइक, 4 मिलियन लाइक, सब्सक्राइबर में पैसा मिल गया, काम ख़त्म। उसके लिए थोड़ी ना मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया। ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए इसलिए बनाया हूँ ताकि आप इन्वायरमेंट के उन पहलुओं को देखिए जो एक टीचर दिखा रहा है। कोई बंदा अगर MSc करके और जो है या कोई डिग्री करके कोर्स, और इन्वायरमेंट पे बोलना बहुत आसान है, आपको 10 नोट्स मिल जाएंगे आप पढ़ने को, आप उसको पढ़ो और आप भी अपना वीडियो बना लो। पर मेरा जो है ना वो विचार नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को जीता हूँ अपने लाइफ में। और कोई भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट से हो, केमिस्ट्री से लेकर न्यूक्लियर फिजिक्स तक, अगर वो सब्जेक्ट आपके अंदर है जिंदा, तो आप हर वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो आप सोचते हो, हर वो मुकाम। एक IAS जो होता है ना, आप कभी उसको देखो, IAS को देखे ही होंगे, DM को। अभी उनको बोलो कि महिला सशक्तिकरण पे भाषण दें, वो इतना बढ़िया भाषण देंगे ना कि वहाँ महिला आयोग बैठी होगी तो वो भी सोचेगी कि भाई बहुत बढ़िया बोला। और फिर 5 मिनट के बाद DM साहब की मीटिंग विज्ञान परिषद में कर दो। DM साहब विज्ञान परिषद में ऐसा बोलेंगे ना कि लगेगा और इस तरीके ये वैज्ञानिक है क्या। IAS जो होते हैं वो जैक ऑफ ऑल होते हैं, मास्टर ऑफ नन होते हैं। IAS बनने का सिंपल फंडा है, ये मेरा खोजा हुआ है, इसको लिख लो आप लोग। अगर आपको सिविल जाना है तो जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, एक के पीछे मत भागो, सबके पीछे भागो और सब जानो। तो मैं इसीलिए वीडियो बनाया। एक टीचर कोई चीज़ एक्सप्लेन करता है जब, तो उसका मैटर ही दूसरा होता है। बनस्पत कोई अनएकेडमिक्स टाइप में कोई एक्सप्लेन कर रहा हो, फाइनेंस, पैसे के लिए, मैं पैसे के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ, पैसे तो मुझे भगवान दे ही रहे हैं। अब इन 7 पॉइंट्स को हम अपने जीवन में देखें अगर, तो आप अपने लिए बेस्ट जानते हैं, क्या बेस्ट है, क्या ख़राब है। जो ख़राब सब्जी होगी वो आप नहीं लेंगे, जो बेस्ट होगी वही लेंगे, सिंपल।
सभी चीज़ को आप लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हो इक्वली, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, सबका इक्वल इम्पोर्टेंस। सभी आप एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो, आइदर बाय साइबर नेट, इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं रिश्ता है आपका, दूर दूर, मामी के लड़के का, भाई का, भौसा, सब कनेक्टेड है। इसको मैं आपके लाइफ में उतारता हुआ दिखा रहा हूँ। सब कुछ चेंजिंग ऑर्डर में है, समय के अनुसार सभी रिश्ते बदलते रहते हैं। आज आप पुत्र हो, कल आप पिता होगे, आज आप पुत्री हो, कल आप माता होंगी। देख रहे हैं, सारे रिश्ते चेंजेबल ऑर्डर में हैं। फिर सभी को कहीं ना कहीं जाना है। मान लीजिए कि आप अच्छी पढ़ाई पढ़े, आप ऑक्सफोर्ड चले गए, रहने वाले आप यूपी के या इंडिया के और पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड से, फॉर बेटरमेंट गए आप। फाइनाइट अर्थ मतलब आपकी लाइफ जो है वो फाइनाइट है, फिक्स है, फिक्स है आपकी लाइफ। इसी लाइफ में सब कुछ करना है। और अंत में जो आपने लिखा है ब्यूटीफुल, तो भगवान ने जो आपको बनाया वो ब्यूटीफुल है। उसका क्रिएशन हमेशा ही परफेक्ट होता है। चाहे आप स्टीफन हॉकिंस को देख लीजिए, चाहे आइंस्टीन को देखिए, चाहे न्यूटन को देखिए, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, परफेक्शन वहाँ आता है। इसीलिए कहता हूँ बिहेवियरल साइंस पढ़ा रहा हूँ। फिर आते हैं पहले लॉ पे, लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम। 1840 में, देखो इसमें लिखा हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आपका नोट्स बन जाएगा, समझो इसको क्या है। 1840 में एक जस्टिस वॉन लिविंग्स नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया, उन्होंने जो अपनी थ्योरी और जो रिसर्च किया वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, समझिए उसको कि उन्होंने कहा क्या, किस संदर्भ में कहा। कोई चीज़ कही गई तो किस संदर्भ में कही गई, ये जानना कंसेप्ट को क्लियर करता है। तो उन्होंने बताया कि प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो उस चीज़ पर निर्भर नहीं करती जो उसको बहुत मात्रा में मिल रही हो, वो उस चीज़ पर निर्भर करती है जो उसको सबसे कम मात्रा में मिलती है। बस इतना समझ लो। किसी भी स्पीसीज़ की ग्रोथ, अब प्लांट ही नहीं, कोई स्पीसीज़ कर, कोई भी स्पीसीज़ अपने दिमाग में बैठाओ, शेर से लेके खरगोश तक, चींटी से लेके माइक्रोब्स तक। इस लेक्चर में मैंने अपने पीएचडी थीसिस के कुछ पॉइंट्स को रखा है, आप उसको देखेंगे अभी, जो मैंने डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला सर के अंडर में किया था। कोई भी स्पीसीज़ को बैठा लो दिमाग में अपने, तो आप देखोगे कि उसको जो चीज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में मिल रही है वो उस पर निर्भर नहीं होता है, वो उस पर निर्भर होता है जो उसको सबसे कम मात्रा में मिलती है। हमेशा ही, हमेशा से प्लांट की ग्रोथ भी, उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो अबंडेंस है। इसी चीज़ को लिविंग्स ने अपने लॉ में समझाया है, और कुछ नहीं किया लिविंग्स ने जो समझाया, ये 1840 में उन्होंने जो बात कही, ये दुनिया में बहुत बड़ी बात थी कि भाई हम उन रिसोर्सेज पे डिपेंड हैं जो हमको बहुत कम मात्रा में मिल रही है, हम उस पर नहीं डिपेंड हैं जो हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। इसी जो स्टेटमेंट है ये ब्लैकमैन लॉज के साथ इन्होंने जो है इन्वेस्टिगेट किया टुगेदर। ब्लैकमैन भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि द रेट इज गवर्न्ड बाय द लेवल ऑफ द वन फैक्टर ऑपरेटिंग एट इट्स लिमिटिंग इंटेंसिटी। कोई भी रेट ऑफ ग्रोथ किसी एक फैक्टर का अगर हमको चेक करना है तो हम उसके उस पहलू को देखें जो उसको लिमिटेड मात्रा में मिल रही हो, तो हम उसका ग्रोथ का सही अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है, उसके लिए बोरॉन या जिंक कोई भी आप कंपोनेंट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको उस प्लांट के ग्रोथ का इन्वेस्टिगेशन करना है ना, कि उसके ग्रोथ की रूट कॉज क्या है, तो हमको उस कंपोनेंट को सॉइल से निकालना होगा जो उसको सबसे कम मात्रा में चाहिए। बस वही चीज़ से हम उसका ग्रोथ को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ग्रोथ के इवेल्युएशन के लिए इन्होंने एक
लॉ इसमें स्टेट किया। इसमें जो लिबिंग्स और बैकमैन्स दोनों ने कंसेप्ट दिया कंबाइन होकर, तो उसको लिबिंग्स बैकमैन लॉ भी कहा गया, जिसमें कि स्ट्रिक्टली उन्होंने बताया कि किसी भी स्टडी स्टेट कंडीशन मतलब होम्योस्टैसिस, स्टडी स्टेट कंडीशन कोई है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह विथ मटेरियल जो है एक बैलेंस मात्रा में फ्लो कर रहा है। अब आप किसी एक ऐसे इकोसिस्टम को की कल्पना कीजिए जो बहुत हेल्दी और रिच हो, चाहे फॉरेस्ट ले लीजिए, चाहे ग्रासलैंड ले लीजिए, चाहे एक्वेटिक ले लीजिए, चाहे आप अपना इक्विलिब्रियम जो एक्वेरियम है उसी को ले लीजिए, जिसका मन करे आप सोचिए, बस अपने दिमाग में आप इमेज बनाइए और सोचिए कि कोई एक इक्विलिब्रियम में एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, तो एनर्जी उसमें यूनिडायरेक्शनली फ्लो कर रही है, और ये फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये मटेरियल को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रही है। मटेरियल में चाहे बायोमास रख लीजिए आप, चाहे कुछ भी रख लीजिए, प्रोडक्टिविटी कुछ भी, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रही है। उसी चीज़ों उसी इक्विलिब्रियम के लिए ये लॉ एप्लीकेबल होता है। अब समझे, अगर मान लीजिए हमको किसी इक्विलिब्रियम में अगर हमको लिमिटिंग देखना है, लिमिटिंग फैक्टर देखना है, तो हमको पहले उस इकोसिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना होगा और फिर इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ये इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम के लिए डिसाइडेड है। अब इसको क्यों कहा गया उसका एक एक्सप्लेनेशन है कि मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन वाटर बॉडीज, thus the productivity has an equilibrium with the rate of supply of carbon dioxide coming from the decay of organic matter। एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम में भाई प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा ना, फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए भी चाहिए होगा, तो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के लिए भी चाहिए होगा। तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक इक्विलिब्रियम में है। अब वो इक्विलिब्रियम नेचर मेंटेन करता रहता है, कम होगा तो वो डेथ ऑर्गेनिक मैटर से पहुंचा देगा, ठीक है। अब अगर बगल के तालाब में मौजूद पानी बाढ़ आने से, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, बाढ़ आने से बह के उसमें मिल गया, तो उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की बहुतायत मात्रा हो गई, ठीक। पर ये बहुतायत मात्रा जो होगी वो एक पर्टिकुलर सीमित लेवल तक होगी, फिर उसके बाद से वो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और फिर से वो ऑपरेट करेगा एट अ कंट्रोल्ड रेट। और इसी को लॉ ऑफ मिनिमम में समझाया, जो इनका लिविंग्स और बैकमैन्स का लॉ था। लिविंग्स ने तो सीधे बोला कि भाई प्लांट की ग्रोथ उसी पे होगी जो लिमिटेड कंडीशन में होगा, जो लिमिटेड होगा मटेरियल मिनरल, उसी पे उसकी ग्रोथ डिपेंड होती है, जो मैक्सिमम होता है उस पर नहीं होती है। लिविंग्स और ब्लैकमैन ने इसको कलेक्टिवली समझाया कि ये तब होगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन का एक एग्जाम्पल इन्होंने समझाया अपने रिसर्च में, और उसमें समझाया कि मान लीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ इसको, लेट अस सपोज कि दो पॉन्ड हैं, पॉन्ड ए और पॉन्ड बी, ठीक है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें इक्विलिब्रियम में कम होने लगती है, तो नेचर इसको बैलेंस करने के लिए डेथ एंड डिकम्पोजिशन से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर इसमें डिजॉल्व होने लगता है नेचुरली, चाहे वो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन से हो और चाहे वो किसी प्रोसेस से हो। आपको बस ये जानना है कि इन दोनों पॉन्ड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये O है, CO2 इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। अब मान लीजिए कि पॉन्ड ए का कार्बन डाइऑक्साइड पूरा वाटर बह के पॉन्ड बी में चला आता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, पानी भी ज़्यादा हो जाएगा। पानी पूरा बह के चला आया तो पानी के साथ ही बहकर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, ठीक।
अब क्या होगा, इसमें ग्रोथ तेजी से होगी, ठीक है, परंतु बहुत जल्दी नेचर इसको फिर से इक्विलिब्रियम कर देगा, फिर से इसको इक्विलिब्रियम में ले आ देगा। यही इसकी खासियत है, यही यही नेचर की खासियत है। और यही यहाँ पे बताया गया कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है, ये देख रहे हैं आप, इफ अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर बॉडी द रेट ऑफ प्रोडक्शन वुड चेंज एंड डिपेंड अपॉन द अदर फैक्टर एज वेल। मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने मतलब ऑर्गेनिक मैटर और डिकम्पोज करेंगे और ज़्यादा उसमें से जो है केमिकल रिलीज होगा, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने पर क्या होगा, पानी का ऑक्सीजन का मात्रा गिरने लगेगा और जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, डीओ कम होगा, बीओडी बढ़ जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, पानी कल जो वो लेक है वो यूट्रॉफिक होने लगेगा, और जैसे ही यूट्रॉफिक होगा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को इक्विलिब्रियम में नेचर कर देगा। कई चीज़ें इसमें इंटरकनेक्ट होती हैं, कई चीज़ें, कई पहलू। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने समझाया फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, while this rate is changing there is no steady condition and no minimum constituent used up until some constituent perhaps carbon dioxide again become limiting। मतलब कि पॉन्ड ए और पॉन्ड बी दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों पॉन्ड है, पानी है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये पूरा पूरा पानी बह के इसमें चला आया, ठीक है, तो जब इसमें आ गया तो इसमें जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा इंक्रीज कर जाएगी। तो जब इंक्रीज करेगी तो नेचर जो है ऐसा कोई इसमें काम करेगा, ऐसा कोई इसमें वर्क होना शुरू होगा बी में, जिससे कि ग्रोथ तेजी से होने लगे, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कंज्यूम हो जाए। और जैसे ही इसमें कंज्यूम होना शुरू होगा नेचर फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड रिसोर्स में आ जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर में आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन हुई है। अब लिविंग्स लॉ को हम देखें इसमें, तो आप देख रहे होंगे दो ग्राफ हमारे पास बने हैं। पहला है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और कंसंट्रेशन। अब देखिए पॉन्ड ए का पूरा पानी पॉन्ड बी में मिल गया तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो लो लाइट इंटेंसिटी, मीडियम लाइट इंटेंसिटी और हाई लाइट इंटेंसिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी हाई होगी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। फोटोसिंथेसिस बढ़ने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से इस्तेमाल होने लगेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से इस्तेमाल होगा मतलब नेचर उसको कंज्यूम करना शुरू करेगी, तो ये कंजम्पशन फिर से उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इक्विलिब्रियम में ले आकर रख देगा। अब हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई टेम्परेचर, हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट लो टेम्परेचर, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट लो टेम्परेचर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के आधार पर जैसे जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम में सनलाइट नीचे पेनिट्रेट करेगी, जितना हाई इंटेंसिटी मतलब जितना पॉन्ड पारदर्शी होगा फोटोसिंथेसिस रेट उतना ही बढ़िया होगा उसका, उसमें उतना ही ज़्यादा डीओ होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ कंज्यूम हो रहा है, और जितना बढ़िया डीओ होगा पानी ड्रिंकेबल होना शुरू हो जाएगा। तो नेचर खैर इकोलॉजी को इस तरफ बैलेंस लॉ ऑफ लिमिटिंग के आधार पर करती है। दूसरा लॉ ऑफ लिमिटिंग में जो है उन्होंने लिविंग्स ने बताया कि फैक्टर ऑफ इंटरेक्शन, दो पॉइंट उन्होंने बताए फैक्टर ऑफ इंटरेक्शन के बारे में बताया। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सम फैक्टर अदर देन मिनिमम आर मे मॉडिफाई द स्टेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मैटर। अब इसको आप और आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक डब्बा भर के जो है टॉफ़ी है, ठीक है, तो जब तक डब्बा भरा हुआ है तब तक आप टॉफ़ी तड़ातड़ 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 खाते जाओगे, पर जब डब्बा देखोगे अब कम हो रहा है तो फिर एक एक टॉफ़ी खाओगे, तो क्या हो गया, लिमिटेड। पहले तो भरा था,
फिर जब वो लिमिटेड आया तो आपकी सर्वाइवबिलिटी का भी तरीका बदल गया। इसी बदलाव को देखा जा रहा है दोनों ही क्लासेस में। यही मॉडिफिकेशन होता है। पहले आप बहुत तेजी से खा रहे थे, फिर धीरे धीरे कंज्यूम करोगे। अब जैसे कि एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि सम प्लांट रिक्वायर लेस जिंक व्हेन ग्रोइंग इन द शेड देन व्हेन ग्रोइंग इन द फुल सनलाइट। देयरफॉर a given amount of zinc in soil would be less limiting to the plant in shade under the same condition in sunlight। अब ये जिंक लिमिटिंग फैक्टर में आ जाएगा। अगर कोई प्लांट जिंक को कम कंज्यूम कर रहा है शेड में, और वही प्लांट जिंक को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है इन सनलाइट, तो क्या होगा? जिंक शेड के लिए लिमिटेड हो जाएगा, शेड के लिए लिमिटेड फैक्टर के रूप में काम करेगा एज कंपेयर टू द सेम कंडीशन इन सनलाइट। इन्होंने एक और एग्जाम्पल को इंट्रैक्शन के समझाया कि स्ट्रॉन्शियम इज अबंडेंट इन मोलस्क। जो मोलस्का, जो जिसमें सेल्स होते हैं, मोलस्क शेल, SHEL, ठीक है, जैसे सीपी हुआ, इस तरह के स्पीशीज। तो मोलस्का में स्ट्रॉन्शियम अबंडेंट मात्रा में होता है। और जब ये स्ट्रॉन्शियम कम होने लगता है तो कैल्शियम टू बी पार्शियल एक्सटेंड इन देयर सेल। फिर इस स्ट्रॉन्शियम का सबस्ट्रेट क्या निकालता है मोलस्क? कैल्शियम। मतलब कैल्शियम उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर हुआ। दो चीज़ें इसको बहुत कंपैरेटिवली बहुत आराम से समझिए। पहला, लिविंग्स लॉ कहता है कि स्पेशीज़ उस चीज़ पर निर्भर और ग्रो करेगी जो उसको कम मात्रा में मिलती है। अब बैकमैन के साथ लिविंग्स ने समझाया कि ये तब लागू होगा जब स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम कंडीशन हो। मतलब नेचर हमेशा ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में काम करेगी अच्छे से। फिर इसी चीज़ को इन्होंने इंट्रैक्शन के रूप में दिखाया कि जिंक की मात्रा शेड में अगर प्लांट है तो उसको कम लग रही है, और अगर शेड से सनलाइट निकाल में उसको रख रहे हैं तो ज़्यादा लग रही है। तो मतलब कि जिंक शेडेड प्लांट के लिए मिनिमम अमाउंट में चाहिए और वो उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर है। पर अगर सनलाइट में ग्रो कर रहा है तो जिंक उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, फिर कोई और होगा, मे बी बोरोन होगा। उसी चीज़ को मोलस्का में उन्होंने बताया कि मोलस्का में स्ट्रॉन्शियम अबंडेंस होता है, पर स्ट्रॉन्शियम के अभाव में कैल्शियम उसका सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब कैल्शियम उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर हुआ, ना कि स्ट्रॉन्शियम। फिर शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस की बात करें। लॉ ऑफ टॉलरेंस जो है V.E. शेल्फोर्ड ने 1913 में दिया। इसमें उन्होंने बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म, इस धरती पर जितने भी स्पीसीज हैं, सबका मैक्सिमम और मिनिमम लिमिटिंग फैक्टर है और उसके बीच में वो रहते हैं। और जो रेंज है उनके बीच का, वही उनका लिमिट ऑफ टॉलरेंस है। मतलब कि जैसे मान लीजिए हम 50 डिग्री तापमान में सरवाइव कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम हम मान लीजिए कि -50 में सरवाइव कर सकते हैं। तो हमारा लिमिट ऑफ टॉलरेंस क्या होगा? -50 टू +50। क्लियर? यही शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस है। लिमिट हमारा उन्होंने बताया कि हमारी जो लिमिट है वो ये है। खाने को लेकर भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि खाना बहुत स्वादिष्ट है तो हमारी कैपेबिलिटी है कि हम जो है 6 रोटी खा लें, और नॉर्मली खाना हो तो हमको 2 ही रोटी खाना है। तो हमारा जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है खाने का, वो 6 और 2 के बीच का होगा।
लॉ ऑफ टॉलरेंस जो है वो कुछ प्रिंसिपल फंडामेंटली डिस्क्राइब करता है। देखिए, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, परेशान एकदम मत हूँ। मैं उन्हें कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत इसको सरल मात्रा में इसको समझाऊँ आपको। जो लॉ ऑफ टॉलरेंस है वो कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स को ब्रीफ करते हैं। ऑर्गेनिज्म के पास वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है एक फैक्टर के लिए, और एक फैक्टर के लिए नैरो होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस है कि हम 50 डिग्री बर्दाश्त कर ले रहे हैं, ठीक है, पर मिनिमम हम कितना कर पा रहे हैं वो नैरो होगा। -50 तो मैंने बोल दिया, पर क्या मैं -50 पर बिना रजाई कंबल के जिंदा रह सकता हूँ? हैं? तो हमारा नैरो रेंज टॉलरेंस होगा, मुश्किल से 5 डिग्री, 1 डिग्री, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा। इसके बाद से जो है जो है आपका शरीर का जो है हालत बिगड़ जाएगा मेरे। तो यही चीज़ हर स्पीशीज़ के लिए लगती है। किसी चीज़ के लिए उसके पास टॉलरेंस वाइड होगा और एक फैक्टर के लिए वो नैरो टॉलरेंट होगा, एक फैक्टर के लिए नैरो टॉलरेंट होगा। जैसे कि कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जो अपरिहार्य कंडीशन में पानी को टॉलरेट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो भी वो जिंदा रह जाएंगे, सड़ेंगे नहीं, बर्बाद नहीं होंगे। पर अगर सूखा पड़ गया तो मर जाएंगे, सूखा पड़ गया तो मर जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सबके घर में होता है, तुलसी का पौधा होता है। तुलसी का पौधा का जो टॉलरेंस है वो वाइड रेंज है, वो टेम्परेचर को भी लेकर जो है अच्छा खासा टॉलरेट करती है, और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। परंतु शीतलहरी के दौरान और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे तो सूखने लगती है। दूसरा चीज़ उसी पे, अगर वहाँ पे पोल्यूशन है ज़्यादा तो तुलसी का पौधा ग्रो नहीं करेगा। अगर आपकी पोल्यूटेड सॉइल है तो तुलसी का पौधा उसमें ग्रो नहीं करता है, और अगर पोल्यूटेड नहीं है, फ्रेश सॉइल है, तो आपका तुलसी का पौधा ग्रो करेगा। मतलब कि वो पोल्यूशन के लिए लेस माने एकदम जरा सा भी उसको बर्दाश्त नहीं है कि पोल्यूशन हो। कुछ लोगों को हल्का सा भी गर्मी होती है तो तुरंत एसी चला देते हैं। वो टेम्परेचर को लेके नैरो टॉलरेंट है, पर वो ठंड को लेके उनका टॉलरेंस बढ़ गया है, ठंड को लेके उनका टॉलरेंस बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ऑर्गेनिज्म विथ वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर ऑल द फैक्टर्स एंड आर लाइकली टू बी मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। जिसका टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा वो ऑर्गेनिज्म हमेशा ही हर कंडीशन में सर्वाइव करेगा। हम ही लोगों में से देख लीजिए जो सेना में परफेक्टली फिट पर्सनालिटी जाते हैं, उनका टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होता है इन कंपेरिजन टू आम आदमी। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टॉलरेंस इन कंपेरिजन टू सेना, किसी एक सैनिक के, कम होता है। हमको टेम्परेचर में चेंज हुआ तो सर्दी जुकाम पकड़ लिया, उनको कुछ नहीं होता है। तो जिसका टॉलरेंस लेवल वाइड होगा वो उसकी सर्वाइबिलिटी भी वाइड होगी। इसीलिए कहते हैं कि हर मौसम को फेस करना सीखिए। इससे क्या होगा कि आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है कि व्हेन द कंडीशन इज नॉट ऑप्टिमम फॉर अ स्पीसीज विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। अगर मान लीजिए कि कंडीशन आपका फेवरेबल नहीं है किसी स्पीसीज का विथ रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट, तो लिमिट ऑफ टॉलरेंस जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो डिपेंड करने लगेगा दूसरे फैक्टरों पे। और ऐसा प्लांट्स में और एनिमल्स में देखा जाता है, ह्यूमंस में उतना नहीं देखा जाता है। ह्यूमंस बहुत कमज़ोर हैं। अभी आप सोचो कि आपको अगर नमक ना मिले तो क्या होगा, चक्कर आने लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम पंप होता है, यही तो होता है। तो हमारा टॉलरेंस लेवल तो एकदम कम है। पर इन केस ऑफ बैक्टीरिया और इन केस ऑफ जो है प्लांट्स, ये वेरी कर जाता है, वो सर्वाइव कर ले जाते हैं।
जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है वो डिपेंड करता है सीड जर्मिनेशन। अभी पीछे मैंने डिस्कस किया था फायर को लेके, जर्मिनेशन ऑफ सीड, एग, लार्वा, मतलब कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कुछ स्पीशीज़ हैं जिनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो भी टॉलरेंस पे उनके निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा वो रिप्रोडक्टिव है, तो उसकी भी एक टॉलरेंस लेवल है। ह्यूमन की भी है, ह्यूमन की भी है। जैसे जैसे इन्वायरमेंटल में टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ह्यूमन बीइंग का फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर स्लो हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर, चाहे ओवा फॉर्मेशन हो, चाहे वो स्पर्म काउंटडाउन हो, ये सब कुछ स्लो हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से हम भी लोग तो पीड़ित होंगे भाई, धरती के बाहर थोड़ी ना हम लोग, धरती अब तो है। तो यही चीज़ लार्वा पे भी लगेगी, यही चीज़ सीड पे भी लगेगी। अब आम का पेड़ बर्फीले पहाड़ों पे अंटार्कटिका में ले जाकर ग्रो कराएंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। वो आपके 30 डिग्री इधर उधर होगा, उसीलिए वो डिजाइंड है। उसका सीड उसी पे टेम्परेचर पे ब्रेक होना है। टेम्परेचर कम होगा, ब्रेक ही नहीं होगा, सीड ब्रेक नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। जर्मिनेशन नहीं होगा तो फिर उसके वजह से कहाँ से वो ग्रोथ करेगा? सबसे कठिन प्रोसेस होता है सीड जर्मिनेशन, सबसे कठिन सीड जर्मिनेशन, हैचिंग ऑफ एग, ये सबसे टफ प्रोसेस है। डिलीवरी, ये सबसे टफेस्ट प्रोसेस है लाइफ का। अब लेवल ऑफ टॉलरेंस को उन्होंने डिस्क्राइब किया तो दो उन्होंने लगाया कि जिसका वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस होगा उसको यूरी टर्म दिया, और जिसका कम होगा, नैरो होगा, उसको स्टोनो दिया। तो अगर आप देखें नीचे एक टेबल बनी हुई है, उसमें स्टोनो हेलाइन और यूरी हेलाइन कंडीशन है। हेलाइन मतलब सैलिनिटी के लिए, तो आप समझ गए होंगे कि स्टोनो हेलाइन है मतलब कि वो नैरो टॉलरेंट टू सैलिनिटी, और अगर यूरी हेलाइन है तो मतलब कि वो टॉलरेंट उसका हाई होगा इन विथ रेफरेंस टू सैलिनिटी। इसी तरह स्टेनोहाइड्रिक है और यूरीहाइड्रिक है फॉर वाटर। स्टेनोप्लेजिक यूरीप्लेजिक है फॉर फूड। स्टेनोबैथिक यूरीबैथिक है फॉर डेप्थ, समुद्र के नीचे की बात हो रही है। स्टेनोथर्मल और यूरोथर्मल है मीन्स टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने लॉ ऑफ टॉलरेंस में समझाई। जो मैं अभी आपको बता रहा था वो यही चीज़ थी। ये ग्राफ रेंज ऑफ टॉलरेंस, ये और ये, इसके बीच में देखिए आप ऑप्टिमम रेंज, ये है आपका मैक्सिमम, ये है आपका ऑप्टिमम, और यहाँ पर होगा अबंडेंस ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर फ्यू इंडिविजुअल पहुँचेंगे, यहाँ पर फ्यू इंडिविजुअल रहेंगे, पर यहाँ पे सेंटर में देख रहे हैं अबंडेंस रिच ग्रोथ होगी, क्योंकि वो लिमिट, वो जो पॉइंट है उस टेम्परेचर पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे स्पीशीज़ की ग्रोथ बहुत परफेक्ट होगी, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स अबंडेंस मात्रा में मिलेंगे, सारे रिसोर्सेज उसको अबंडेंस मात्रा में मिलेंगे, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। अभी आपको अच्छा खाना समय पे मिले, अच्छा आपको नाश्ता मिले, और अच्छा जो है आपको लाइफ स्टाइल हो, अच्छी आपको सैलरी पैकेज हो, तो जाहिर सी बात है आप फ्रूटफुल काम करोगे, जाहिर सी बात है आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर किसी काम को करके अगर आप खुश हैं, जैसे आपको ज़्यादा वर्कलोड है और आप उसका मज़ा ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है और आप उसका मज़ा ले रहे हैं, मज़ा लेके काम कर रहे हैं, तो मीन्स कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी कुछ नहीं चल रही है, तो आप फ्रूटफुल करेंगे, और इसके लिए जाहिर सी बात है आपके पास अबंडेंस ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। तो ये छोटा सा एक वो है ग्राफ टाइप का है जो आपको दिखा रहा है। अब आइए कंबाइनिंग फैक्टर, लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम और शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस को कंबाइन करके एजम्पशंस दिए गए। ये एजम्पशंस जो है इसमें बताया गया कि किसी भी इकोलॉजिकल कंडीशन में लॉ ऑफ मिनिमम और शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस
दोनों ही एक साथ काम करते हैं, और यही कंबाइनिंग कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है। नेचर ऑर्गेनिज्म को दो तरीके से कंट्रोल करती है। पहला, उसकी क्वालिटी और उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल पे, जो उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट में चाहिए होता है। दूसरा, लिमिट ऑफ टॉलरेंस पे, लिमिट ऑफ टॉलरेंस पे, और उस कंपोनेंट पे जो उस टॉलरेंस लेवल के सबऑर्डिनेट में इन्वायरमेंट के साथ चलता हो। जैसे क्वांटिटी और वेरिएबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड फिजिकल विच आर क्रिटिकल। माने फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में, और क्रिटिकल कंडीशन में है तो मतलब कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट पे सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचर का पहला नियम कंबाइनिंग कंसेप्ट के लिए, किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों लगेंगे, और क्वांटिटी और वेरिएबिलिटी ऑफ मटेरियल जो होगा वो मिनिमम रिक्वायरमेंट में, कम मात्रा में चाहिए, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पीशीज ग्रोथ करेगी। दूसरा है कि उसका जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है वो विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। अब इसको एक बार आप फिर से देखिए। मान लीजिए दो स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशीज ए है, पहले हम ए को समझें। ए स्पीशीज अबंडेंस में यहाँ ग्रोथ कर रही है, ठीक, ए स्पीशीज अबंडेंस में यहाँ ग्रोथ कर रही है, परंतु रेंज ऑफ टॉलरेंस को ध्यान में रखिए, ये इसके लिए यहाँ पर और इसके लिए यहाँ पर, इसी ए स्पीशीज के लिए मैक्सिमम और मिनिमम है। अगर आप नंबर लाइन पढ़े हों तो इस तरफ में चलेंगे तो प्लस होगा, इस तरफ में चलेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर जान लीजिए कि इसके लिए ये मिनिमम हो गया और ये इसके लिए यहाँ पे मैक्सिमम होने लगा, ठीक। तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर इसके लिए ये दोनों परफेक्ट मात्रा में हो। जैसे कि सॉइल का पीएच, सॉइल 7 पीएच होगा तो वो बेस्ट होता है फॉर द ग्रोथ, उसके अंदर अच्छा न्यूट्रिएंट होता है। जैसे हम पीएच को एसिडिक की तरफ या बेसिक की तरफ मूव करेंगे तो सॉइल में जो स्पीशीज़ होंगे उनकी ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक उसी तरह ये नियम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। द क्वांटिटी एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच देयर इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक फैक्टर हुआ। दूसरा, लिमिट ऑफ टॉलरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म देमसेल्फ टू दिस कंपोनेंट। अब जो रिसोर्स आपको लिमिट किया गया उसमें आपकी टॉलरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डब्बा काजू है, ठीक है, उस एक डब्बे काजू को आप 6 दिन में खाते हैं, ठीक। अब वही एक डब्बे का काजू को 6 दिन में खाने की आपको आदत है। अब मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि 1 महीने में इसको खाना है, ठीक। तो कंडीशन 1 आप पे लग रही है और कंडीशन 2 क्या है, आपकी टॉलरेंस लेवल, आपकी टॉलरेंस लेवल कि आप कैसे उसको टॉलरेट कर रहे हो। भाई जो आदमी एक दिन में मान लीजिए आप 4 काजू खा रहे थे, अब आपका टॉलरेंस लेवल जो है 4 काजू खाने का, पर आपने उसको मिनिमाइज़ किया ना, 1 2 3 कुछ खाया होगा तभी तो, क्योंकि आपको 1 महीना चलाना है। तो अगर हम लिमिट को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उससे लिमिट ऑफ टॉलरेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। यही चीज़ कंबाइनिंग कंसेप्ट है। बस अगर हम रिसोर्स को लिमिटेड करें या अबंडेंस करें, उस पे यूरी और स्टोनो कंडीशन जो लगती है वही कंबाइनिंग कंसेप्ट है। यही चीज़ कंबाइनिंग कंसेप्ट है। पानी बहुत ज़्यादा पेड़ को दे देंगे तो भी ख़राब हो जाएगा, पानी कम देंगे तो भी ख़राब हो जाएगा। अब पानी क्या है, क्वांटिटी और वेरिएबिलिटी है, ठीक है, और उसके रेफरेंस में प्लांट का वो टॉलरेंस लेवल है कि कितना ज़्यादा वो बर्दाश्त कर पाएगा, कितने कम पे वो ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ सीड पे भी लगती है, कितने टेम्परेचर पे वो जर्मिनेट होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो जो है वो भी ख़राब हो जाएगा,
कम टेम्परेचर देंगे तो जर्मिनेट नहीं होगा, तो एक परफेक्ट टाइम देंगे, एक परफेक्ट टेम्परेचर देंगे जिस पे वो ग्रोथ करेगा, तो वो उसकी लिमिट ऑफ टॉलरेंस होती है। और यही दोनों बातों को एक साथ कहना कंबाइनिंग कंसेप्ट है। इस चीज़ को ओडम ने भी डिस्क्राइब किया। ओडम ने भी लिमिटिंग फैक्टर पे काम किया। ओडम ने इन्वायरमेंट के कई फैक्टरों को उन्होंने अलग से एलेबोरेट किया, और ये बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इन्वायरमेंट को इकोलॉजी से इंटरमिल कर रहे थे, जबकि इन्वायरमेंट में ही इकोलॉजी आती है। आप चाहे जूलॉजी में इकोलॉजी पढ़ो, चाहे बॉटनी में पढ़ो, चाहे आप एनसीईआरटी में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो इकोलॉजी, वो इन्वायरमेंट में ही आता है। इकोसिस्टम कहीं भी पढ़ो वो इन्वायरमेंट में ही आता है, ठीक है। तो ओडम ने इसको डिफाइन किया लिमिटिंग फैक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस ग्राउंड, और इन्होंने प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म का बताया डिपेंडेंसी, एक ऐसी कंडीशन जो डिपेंडेंसी हो। तो कंबाइनिंग कंसेप्ट के बारे में इन्होंने दिया कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओडम ने एक व्यू दिया कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट इन नेचुरल इक्विलिब्रियम एंड सिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट इन एन इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एक होमोजीनियस कंडीशन में, एक होमोस्टैसिस कंडीशन में जिसमें शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, उसमें भी अगर कोई इकोसिस्टम पूरे इक्विलिब्रियम फॉर्म में है तो उसमें रिलेशनशिप कैसा होगा विथ इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन कैसा होगा विथ इन्वायरमेंट, उसके बारे में ओडम ने अपना व्यू दिया और बताया कि जो कंबाइनिंग कंसेप्ट है ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है इकोसिस्टम का विथ रेफरेंस टू इन्वायरमेंट इन एन इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट को समझने का सबसे आसान तरीका है कंबाइनिंग कंसेप्ट। और कंबाइनिंग कंसेप्ट क्या है? शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का एक साथ रखकर इन्वेस्टिगेट करना, इसी को हम कंबाइनिंग कंसेप्ट कहते हैं। एक विचार दोनों का मिलकर सामने आना, वही कंबाइनिंग कंसेप्ट कहलाता है। इसके बाद लाइफ टेबल है, ये पॉपुलेशन इकोलॉजी का वीडियो एंड स्क्रीन में रहेगा, आप उसको देखिएगा। तो मैं एक रिवाइज करने के लिए ही इसको रखा हूँ। जो कंबाइनिंग कंसेप्ट है, जो शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस है या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, ये करता क्या है? ये लाइफ टेबल फॉर्मेशन और एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है स्पीशीज़ के, फॉर द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉपुलेशन मोर्टेलिटी एंड सर्वाइबिलिटी। और इसमें जो है इन्होंने दो बेसिक काइंड्स दिए, जिसको मैंने बताया भी था, कोहर्ट एंड स्टैटिक। और इन्होंने बताया लाइफ टेबल में कि देखिए ह्यूमन स्पीशीज़ है एक, तो ह्यूमन का एक है कि वो ग्रोथ करता है, हर स्पीशीज़ का ग्रोथ का टाइम पीरियड अलग अलग है, उसकी मैच्योरिटी का टाइम पीरियड अलग अलग होगा, उसकी डेथ फेज अलग अलग होगी। पर कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जिनके बर्थ टाइम एक ही जैसा होता है, वो ये बीच में रहेंगे। कुछ स्पीशीज़ होते हैं जो ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करने के बाद से फिर वो डेथ एंड डीके कर जाते हैं, तो उनका फंडामेंटल एक अलग एज स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इन्होंने 3 टाइप बताया, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। 3 टाइप के कर्व दिए इन्होंने, और एक जो सेकेंड टाइप का कर्व है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन माना गया सर्वाइबिलिटी और एज को लेकर। और इन्होंने बताया जो आपका पहला कर्व है टाइप 1, ये स्टैंडर्डाइज सर्वाइवरशिप है, फिर एज सर्वाइवरशिप है, और फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आपका स्टैंडर्डाइज सर्वाइवरशिप है, ये एनिमल और प्लांट को बताता है वेयर द मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। दोनों में ही होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। एनिमल मतलब हम भी लोग आ जाएंगे, जिसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होगा। दूसरे में मोर्टेलिटी रेट आर कांस्टेंट एट द एज, इसमें कांस्टेंट होगा। और तीसरा जो बताया कि ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू सर्वाइव आउट ऑफ देयर लाइफ स्पैन, ये सर्वाइव कर जाएगा आउट ऑफ जैसे ये लाइफ स्पैन, ये पूरा लाइफ अपना जिया, पूरा लाइफ। ये देख रहे हैं, इधर पे सीड रहा, फिर उसके बाद से पौधा बना, फिर ट्री बना, और पूरा लाइफ यहाँ पे इसने सर्वाइव किया। इसको मैंने जो है पॉपुलेशन इकोलॉजी
आर्ट इकोलॉजी में समझाया था, इसका एंड स्क्रीन में रहेगा बटन, आप इसको देख लीजिएगा। R&K सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के रूप में। फिर लोटका वोल्ट्रा मॉडल पॉपुलेशन इकोलॉजी का जो है, ये दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया था। एल्फ्रेड जे लोटका ने दिया था, इन्होंने थ्योरी बनाई 1910 में, और 1926 में विट्रो वोल्ट्रा ने मैथमेटिकली इसको प्रूफ किया। कहीं कहीं पर 1925 लिखा है लोटका वाला, ठीक है। तो 1925 में यहाँ पर इन्होंने मैथमेटिकल मॉडल अपना जो ऑटोकैटलिक केमिकल रिएक्शन है उस पर काम करके यहाँ पे दिया था। और 1925 जो है उन्होंने प्रेप्रिडेशन मॉडल को जो है वो फाइनलाइज किया है, ठीक है, फाइनलाइज किया है, फाइनल डेट दिया है, माने पब्लिश्ड आर्टिकल के रूप में। तो इसमें एक इन्होंने एजम्पशन दिया, 5 एजम्पशन है प्रे और पॉपुलेशन को लेकर। वही जो पॉपुलेशन आपका आर्ट इकोलॉजी में मैंने एक्सप्लेन किया है उसी को लेकर है, पर यहाँ पे हम लोग चूँकि लॉ पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा देखेंगे। प्रे का जो पॉपुलेशन है वो फूड के लिए जो है उसका द प्रे पॉपुलेशन फाइंड फूड एट ऑल टाइम। प्रे पॉपुलेशन फाइंड फूड एट ऑल टाइम, ये सैम्पल फूड है, ठीक है। द फूड सप्लाई ऑफ प्रीडेटर पॉपुलेशन डिपेंड्स entirely on the size of prey population। प्रीडेटर की पॉपुलेशन का साइज प्रे के पॉपुलेशन साइज पर निर्भर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी मतलब पॉपुलेशन का जो है एक्सपेंशन हो रहा है। पॉपुलेशन का एक्सपेंशन अबंडेंस ऑफ रिसोर्स को दर्शाता है। during the process the environment does not change in favor of one species and genetic adaptation is inconsequent। किसी एक स्पीसीज के लिए इन्वायरमेंट नहीं बदलता है, ये भी जान लीजिए। किसी एक स्पीसीज के लिए इन्वायरमेंट नहीं बदलता है, और जब इन्वायरमेंट एक स्पीसीज के लिए नहीं बदलता है तो उस स्पीशीज़ को वहाँ पर सरवाइव करने के लिए जेनेटिक एडाप्टेशन करना पड़ता है। और प्रीडेटर जो होता है वो लिमिटलेस एपिटाइट मतलब भूख, वो हमेशा ही भूखा रहता है। जैसे एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की शान, तो उसमें वो क्रोकोडाइल रहते हैं उसके पास, तो विलन कहता है कि अजीब जानवर है ये, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। तो वही चीज़ है ये। प्रेडेटर है लिमिटलेस एपिटाइट, उसके पास हंगर अपार है और वो हमेशा ही शिकार करेगा। वो इसीलिए नेचर ने इसको डिज़ाइन किया है। अब लोटका वोल्ट्रा इंटरेक्शन मॉडल 2 स्पीशीज़ का एक इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बताया गया कि 2 स्पीशीज़ हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ अल्फा और स्पीशीज़ बीटा supported by environment is depend upon the carrying capacity. What is carrying capacity? K1 and K2। मतलब 2 स्पीशीज अल्फा एंड बीटा ये निर्भर करते हैं किस पे? कैरिंग कैपेसिटी पर, K2 एंड K1। देख रहे हैं भाई, कोई 2 स्पीशीज है, उसका एक लिमिट, दोनों का अलग अलग लिमिट ऑफ टॉलरेंस होगा क्योंकि स्पीशीज़ 2 हैं, ठीक है। तो दोनों का टॉलरेंस लेवल एक लिमिट तक जाएगा, वो लिमिट को ही यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और देख रहे हैं। वही इन्होंने कहा कि कैरिंग कैपेसिटी, उसकी क्षमता जितनी होगी,
जैसे मान लीजिए एक आदमी 10 किलो वेट उठा रहा है, अगला आदमी 20 किलो वेट उठा रहा है, तो एक आदमी का वेट का उठाने का क्षमता कितना होगा, 10 किलो होगा, और दूसरे का कैरिंग कैपेसिटी 20 किलो होगा। ठीक है, तो उसका लिमिट, उसका जो लिमिट है कैरी करने का, उतने तक वो सर्वाइव करेगा, तो वो कैरिंग कैपेसिटी हो गया। अब इन्होंने एक एजम्पशन बताया कि बोथ द स्पीसीज, जो अल्फा और बीटा है, इसका जो साइज है वो n है, पॉपुलेशन साइज इज डिनोटेड बाय n विच इज स्मॉल, माने दोनों ही कम संख्या में है, अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो जो आपका डैम्पनिंग इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, बिकॉज द वैल्यू, ये देख रहे हैं 1 माइनस एन अपॉन के, 1 माइनस एन अपॉन के इज क्लोज टू 1, तो मतलब कि जो इफेक्ट होगा, चेंज होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। परंतु अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, पॉपुलेशन इंक्रीज जिसको कि आर एन से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल आर और कैपिटल एन से, तो जो ग्रोथ होगा वो इन जियोमेट्रिक फॉर्म होगा। ये कंडीशन स्मॉल आर कैपिटल एन, देख रहे हैं, ये जियोमेट्रिक फॉर्म ग्रोथ को दर्शाता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर एन ग्रो करता है तेजी से, तो डैम्पिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक एन इज इक्वल टू के ना हो जाए। मतलब एन जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो तब तक ग्रोथ करेगी तेजी से जब तक कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी एक बराबर ना हो जाए। जब तक उसकी कैरिंग कैपेसिटी बराबर नहीं होती तब तक वो तेजी से ग्रोथ करेगी। जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी तक वो अपने पहुंच जाती है तब वो लिमिटेड एडिशन में चली जाती है। द क्वांटिटी बिकम 1 माइनस एन अपॉन के बिकम 1 माइनस के अपॉन के विच इज 0। अब अगर n इज इक्वल टू के हो गया तो नीचे वाला जो आपका ऊपर वाला जो n है वो k हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और अगर कंडीशन 0 हो गई तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल होगा और कांस्टेंट साइज का होगा। यही चीज लोटका-वोल्टरा ने समझाई कि कोई भी दो स्पेशीज, मान लीजिए कि एक हाथी और दूसरा व्हेल, एक एक्वेटिक हो गया एक टेरेस्ट्रियल हो गया, कोई भी दो स्पेशीज के पॉपुलेशन का साइज अगर तेजी से ग्रोथ कर रहा है तो रिसोर्स अबंडेंस है, वो तेजी से ग्रोथ करेंगे। कब तक तेजी से ग्रोथ करेंगे, उसकी कोई क्षमता होगी ना, वही कैरिंग कैपेसिटी होती है उस एरिया यूनिट टाइम पर। उस एरिया यूनिट टाइम पर वो कैरिंग कैपेसिटी उसकी होती है, वहीं तक वो ग्रोथ करेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे रिसोर्स लिमिटेड होने शुरू हो जाएंगे और फिर एक समय पर स्पीसीज की ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगी, पॉपुलेशन साइज बढ़ना बंद हो जाएगा, तो कंडीशन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है। ये इन्होंने एक ग्राफिकली दिया। तो जो मॉडल है लोटका-वोल्टरा का इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए, जो अभी हम लोग देख रहे थे, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, स्मॉल आर एन कैपिटल एन, इंटू ब्रैकेट में है आपका 1 माइनस एन अपॉन के ब्रैकेट में। इसको मैं इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि मेरा एक स्टूडेंट है जो सुनता है मेरी बातों को। डी एन अपॉन डी टी क्या है, पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी। सी दिस in this equation you are seeing that, ये देखें ना, डी एन अपॉन डी टी, तो डी एन वन अपॉन डी एन टू क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी ऑफ स्पीसीज 1 एंड एट स्पीसीज 2। आर इज इंटेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब उसकी ग्रोथ रेट, एन पॉपुलेशन साइज है, 1 माइनस एन अपॉन के ये डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है, घनत्व को दर्शाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को दर्शाता है, के उसका कैरिंग कैपेसिटी है। ये जो लॉजिस्टिक इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बाय लोटका-वोल्टरा एक्सप्लेन किया गया। ये लोटका-वोल्टरा के द्वारा लॉजिस्टिक इक्वेशन एक्सप्लेन किया गया, ध्यान रखिएगा इसको।
अब आइए गॉस प्रिंसिपल पर। गॉस ने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया रिगार्डिंग, और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उन्होंने पहली बार जो दिया ये नीच के लिए दिया, और इन्होंने जो स्पीशीज चुना था वो बर्ड था। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि गॉस ने किस स्पीशीज़ पर जो है अपना कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया, तो वो पहले उन्होंने बर्ड पे दिया, और उन्होंने बताया कि दो जो है कंप्लीट कंपटीटर जो होंगे, दो कंप्लीट कंपटीटर वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। चाहे वो सेम स्पीशीज़ के कंपटीटर हों और चाहे डिफरेंट स्पीशीज़ के कंपटीटर हों। तो जो गॉस लॉ है उसको कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसी प्रिंसिपल को गॉस ने अपने किताब 1934 में उन्होंने बुक लिखी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, इसमें उन्होंने टेस्ट किया, और ये टेस्ट जो किया उसके लिए उन्होंने लोटका वोल्ट्रा इक्वेशन को लिया, जो कि उसने प्रोटोजोआ के स्पीसीज पर परफॉर्म किया था, और जिसमें बताया गया कि एक ही रिसोर्स को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही थाली में खाना है आपको, मजबूरी है, और आधा किलो चावल है आपके पास, और दो लोग खाने वाले हैं, तो वही खाना ही है, डेली खाना है, तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर दो स्पीसीज हैं तो। कंप्लीट कंपटीटर कांट एग्जिस्ट टुगेदर। और यहीं से एक बात नीच वाले वीडियो में मैंने बताया था कि दो स्पीसीज सेम नीच को शेयर नहीं करते हैं, और नीच एक ऐसी जगह जहाँ पे कंपटीशन जो होता है वो नल होता है, नलिफाइड होता है। फिर गॉस ने जो है जो इकोलॉजिकल अप्रोच है उनकी, वो कई सारे सेंट्रल थीम को इलेबोरेट करने में, मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन और नीच के ट्रेड ऑफ को, यही चीज़ मैंने लिख रखी है यहाँ पे, उसको इलेबोरेट किया। इनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि कई जगह पे जो है इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे कोई वर्क करो तो कोई क्रिटिसाइज़ करता हो आपको, बहुत कम लोग करते हैं, पर अगर विदेश है तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वहाँ तो नियम है। यहाँ पे बहुत लोग नहीं करते कि अरे यार ये बहुत बड़े वो हैं, साइंटिस्ट हैं, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर नोबल साइंटिस्ट भी कोई काम करेगा ना, गलत किया तो उस पर क्रिटिसाइज़ होता है। क्रिटिसिज्म मतलब ये नहीं होता कि उनको जो है वो करिए आप, नीचा दिखाइए। क्रिटिसिज्म मतलब कि आप अपनी कमेंट दीजिए उनको एक आपके जो कमेंट हो वो उनको सजेशन के रूप में लगने चाहिए, वो क्रिटिसिज्म होता है। कमेंट इन फॉर्म ऑफ सजेशंस हेल्दी होता है वो चीज़ें। इंडिया की तरह नहीं होता कि बस उनका लगाई बुझाई करना, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपकी कमियां बताएंगे, वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी और उसको अगला अडॉप्ट करता है। तो उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा रिगार्डिंग डाइवर्सिटी को लेकर और नीच बेस एक्सप्लेनेशन को, पर बाद में उन्होंने इसको क्लियर किया कि जो हमारा नीच का हाइपर वॉल्यूम या मल्टी डायमेंशनल नीच है, उसके बारे में जो कंसेप्ट है वो उन्होंने इलेबोरेट कर दिया। पहले वो बहुत नॉर्मल सिंपली से एक नीच पे बर्ड को लेकर काम किए थे, बाद में उन्होंने लोटका वोल्ट्रा के जो मॉडल्स थे उनका एप्लीकेशन पैरामीशियम ऑरेलिया और क्वाड्रेटम पे देखा, जिसमें जो है उन्होंने हैबिटेट के और बायोडाइवर्सिटी को लेकर एक्सप्लेनेशन किया, और उन्होंने बताया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम क्वाड्रेटम का सबसे बेहतरीन। और इन्होंने बताया जो इनकी जो फाइंडिंग थी गॉस की, देखिए जो लोटका वोल्ट्रा में आप पढ़ रहे हैं मॉडल, ठीक है, वो लॉजिस्टिक है,
और यहाँ पर जो हम गॉस को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो पैरामीशियम ऑरेलिया और क्वाड्रेटम को लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। गॉस की ओरिजिनल थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जो ओरिजिनल उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जैसे थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, पर नो डाउट अगर आपको पढ़ना है तो आप पूरा पढ़िए। डजेंट मायने रखता है कि छोटा है और बहुत छोटा करके हम 10 मिनट का वीडियो हमको नहीं बनाना, वो शॉर्ट वीडियोस होते हैं। अब उन्होंने 2 स्पीसीज़ लिया। अब मैंने अपनी इसमें पीएचडी थीसिस का मैटर कोड किया, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। पैरामीशियम ऑरेलिया को ग्रो कराया एक न्यूट्रिएंट मीडिया में, वो ग्रोथ किया। वही न्यूट्रिएंट मीडिया, ध्यान रखिएगा शब्द को, वही न्यूट्रिएंट मीडिया पैरामीशियम क्वाड्रेटम के लिए उन्होंने डाला, तो पैरामीशियम क्वाड्रेटम भी ग्रोथ किया, ठीक है। और वही न्यूट्रिएंट मीडिया में इन्होंने पैरामीशियम ऑरेलिया और क्वाड्रेटम को मिला दिया, तो चूंकि दोनों ही न्यूट्रिएंट मीडिया के कंपोजिशन को पैरामीशियम ऑरेलिया इंडिविजुअली और पैरामीशियम क्वाड्रेटम इंडिविजुअली कंज्यूम कर रहे थे, तो जब सेम न्यूट्रिशन हो गया तो एक स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पैरामीशियम ऑरेलिया की, वो बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ाया, उस रिसोर्स को अबंडेंस मात्रा में था और उसने कंज्यूम करना शुरू कर दिया और तेज़ी से उसको खा गया। तो नतीजा जो दूसरी स्पीसीज थी, चूँकि सेम न्यूट्रिशन था इसलिए वो सर्वाइव करना बंद कर दिए, और नतीजा ये हुआ कि जो उसका नंबर ऑफ सेल काउंटडाउन था वो कम हो गया। तो मतलब सेम न्यूट्रिशन में पैरामीशियम ऑरेलिया तेज़ी से ग्रोथ किया, सेम न्यूट्रिशन में पैरामीशियम क्वाड्रेटम से अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। परंतु ध्यान रखने वाली चीज़ इसमें ये थी कि पैरामीशियम ऑरेलिया न्यूट्रिएंट में मिलते ही तेज़ी से अपनी पॉपुलेशन को ग्रोथ करता है इन रेफरेंस टू पैरामीशियम क्वाड्रेटम। तो जब इन दोनों स्पीशीज़ को एक ही मीडिया में रख दिया गया न्यूट्रिएंट के, तो क्या हुआ, जिसकी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है वो खट से रिसोर्स पर कब्जा कर लिया, और नतीजा जो अगला पॉपुलेशन था जिसकी ग्रोथ कम थी, तेज नहीं थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो एक्सटिंक्ट हो गया, वो नहीं चल पाया। ये चीज़ है गॉस ने ये बताया। पहले तो उन्होंने बर्ड को लेकर बताया, नीच के कंसेप्ट को क्लियर किया, फिर गॉस ने लोटका वोल्ट्रा के कंसेप्ट को क्लियर किया, लोटका वोल्ट्रा के कंसेप्ट को। इसीलिए ओडम ने कहा कि जो कंबाइनिंग कंसेप्ट है, इसीलिए ओडम ने कहा कि जो कंबाइनिंग कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है इवोल्यूशनरी और एनवायरनमेंट को समझने के लिए। अब ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये मेरे रिसर्च का है, पीएचडी का है, ठीक है, जो मैंने डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के सुपरविजन में किया, जो कि इस समय प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। पहले मैंने बैसिलस को ग्रो कराया, ठीक है, चूँकि मैं पीसीपी पेंटाक्लोरोफिनॉल डिग्रेडेशन को देख रहा था, तो मैंने बैसिलस को ग्रो कराया, बैसिलस तेज़ी से ग्रो किया। फिर मैंने स्यूडोमोनास स्पीसीज़ को ग्रो कराया, वो भी तेज़ी से ग्रो किया। फ्लेवोबैक्टीरियम स्पीसीज़ को ग्रो कराया, वो भी तेज़ी से ग्रो किया। सेम पैशन। बस जो फ्लेवोबैक्टीरियम है वो 48 आवर्स में ग्रो किया, माने उसकी ग्रोथ तेज़ थी इन कंपेरिजन टू स्यूडोमोनास एंड बैसिलस। अब क्या हुआ, जब इन सभी बैक्टीरिया को मैंने एक साथ मिलाकर एक न्यूट्रिएंट कंसोर्शिया बनाया, और इस कंसोर्शिया में अब आप देखिए, इस कंसोर्शिया में बहुत तेज डिग्रेडेशन पेंटाक्लोरोफिनॉल का देखा गया विद इन 48 डेज, और स्पीसीज सर्वाइव है, ऐसा नहीं कि कोई स्पीसीज खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? अब लोटका वोल्ट्रा में तो गॉस ने बताया कि सबका न्यूट्रिएंट मीडिया सेम था, इसमें मैंने थोड़ा सा कंपोजिशनल चेंज किया, वो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। फिर स्यूडोमोनास के कंपोजिशन को चेंज किया, सेम न्यूट्रिएंट नहीं रखा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव किया, इसको भी मैंने बदलाव किया, इसमें भी मैंने बदलाव किया। प्योर पीसीपी है, मैंने ग्लूकोज अपने मीडिया में नहीं दिया, फ्रक्टोज नहीं दिया, पेंटोज नहीं दिया, हेक्सोज नहीं दिया। जो भी बैक्टीरिया सर्वाइव किए वो पेंटाक्लोरोफिनॉल पे सर्वाइव किए, क्योंकि मेरे सर की जिद थी कि अगर चेक करना है कि एक आदमी कितनी रोटी खा सकता है तो उसको अच्छी दाल या अच्छा पनीर की सब्जी मत दो,
उसकी रोटी की एबिलिटी चेक करनी है ना तुमको। तो अगर तुम अच्छी दाल दोगे तो वो हो सकता है कि 6 रोटी खाता है तो वो 8 खा लेगा, उसको रोटी का ही तुमको इवेल्युएट करना है। और मैंने पर्टिकुलर वही किया, और इसीलिए हमने जब सभी बैक्टीरिया को एक साथ रखा तो सारे के सारे ग्रोथ कर गए कंसोर्शिया में, और तेज़ी से पीसीपी को डिग्रेड कर दिए, तेज़ी से पीसीपी को डिग्रेड किए। क्योंकि जो कंसोर्शिया का मीडिया था उसमें फ्लेवोबैक्टीरियम का भी मीडिया मैंने मिलाया, स्यूडोमोनास का भी और बैसिलस का भी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सेम न्यूट्रिशन हम किसी स्पीशीज़ को दें तो वो तेज़ी से ग्रो करेगा। ऐसे ही हम 2 अलग अलग स्पीशीज़ के साथ करें तो भी वो तेज़ी से ग्रो करेंगे। परंतु अगर हम न्यूट्रिशन को सेम रख के सारे बैक्टीरिया को एक साथ इंटरमेंगल्ड कर दें और कंसोर्शिया पे काम करें तो इसमें क्या होता, अगर मान लीजिए सबका न्यूट्रिएंट सेम, इसमें सेम न्यूट्रिएंट हम रख देते, फ्लेवोबैक्टीरियम का ही न्यूट्रिएंट रखते तो फ्लेवोबैक्टीरियम सर्वाइव करता क्योंकि वो तेज़ी से ग्रो कर रहा था। पर यहाँ पर चूंकि हमने अलग अलग कंपोजिशन को इसमें बनाया है, इसलिए सभी बैक्टीरिया अपने ही न्यूट्रिएंट को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किए। और उन्होंने ग्रोथ के लिए जो इस्तेमाल किया, मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ, वो है पीसीपी, पेंटाक्लोरोफिनॉल एज ए सोल सोर्स ऑफ कार्बन। ये एक्सपेरिमेंट होता है, ये मेरी फाइंडिंग थी, और ये चीज़ यहाँ एप्लीकेबल होता है। जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मुझसे पूछा गया था कि क्या आप अपनी पीएचडी थीसिस को अपने डिपार्टमेंट में पढ़ा सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, मैंने एग्ज़ाम तुरंत बोला था कि जी बिल्कुल मैं पढ़ा सकता हूँ इसको, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। क्योंकि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे सर ने इसको मुझसे कहा था कि प्रकाश आप ऐसा डिज़ाइन करो वर्क को कि वो आप उसको क्लास लेवल तक बच्चों को भी एक्सप्लेन करने में हेल्प हो जाए। तो अब देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी और मेरा टॉपिक है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेबल है, इसीलिए बिहेवियरल साइंस है। हाँ जी, और लास्ट में जो मैंने कहा था आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने के लिए, तो कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था बुक्स को लेकर। तो एनवायरमेंटल साइंस में जो इकोलॉजी का पोर्शन है उसके लिए आप अगर बेस आपका क्लियर नहीं है तो आप जो है पीडी शर्मा इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ सकते हो। अगर आपका बेस कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो आप क्रिस पार्क पढ़िए। इन्वायरमेंटल जो आपका मेट्रोलॉजी है, और उसके लिए आप जो बुक लेंगे वो बुक होगी आपकी सवेंद्र सिंह की फिज़िकल जियोग्राफी और डीएस लाल की क्लाइमेटोलॉजी। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए आप AK डे या PS सिंधु या गिलबर्ट इज़ द बेस्ट वन। अगर आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो गिलबर्ट इज़ द बेस्ट वन। और इन्वायरमेंटल जियो साइंस के लिए आप अगर कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो एडवर्ड किलर की है। और इसके बाद से आपका जो स्टैट पोर्शन आता है वो बहुत आसानी से सतगुरु प्रसाद में कवर हो जाता है। इसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंटेशन आता है, विल्सन एंड वॉकर की बुक है। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको बुक लेनी है तो बेस्ट इज़ द TD ब्रॉक। आप ब्रॉक से पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि मैं ब्रॉक से पढ़ा हूँ, इसको मैं जानता हूँ ब्रॉक को। ये किताब बहुत अच्छी है, आई फाइंड इट बेस्ट वन, TD ब्रॉक। और जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ पोर्शन है वो विल्सन वॉकर में कवर हो जाएगा आपके, मैंने बताया ही। उसके लिए आप जो है एक एनवायरनमेंट की इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक ही अलग से आती है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनालिसिस। उस बुक का डिटेल मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। शुक्ला एंड चंडेल की है, शुक्ला एंड चंडेल, तो वो बेस्ट बुक है। बस इतना ही है। टॉक्सिकोलॉजी के लिए आपको जो है कवर हो जाएगा इम्यून, आपने लिया ब्रॉक उससे भी। और टॉक्सिकोलॉजी आपको और चाहिए अगर डीप में अच्छी टॉक्सिकोलॉजी जो लिखते हैं, जो किताब लिखते हैं और जो किताब पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ा हूँ वही बता रहा हूँ। ओमकार की है टॉक्सिकोलॉजी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी बाय ओमकार, ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है। तो यही किताबें हैं। और रिमोट सेंसिंग के लिए आप चाहे तो IRS इसरो की साइट से आप हमसे जुड़ेंगे तो हम IRS इसरो की साइट से आपको ऐड करके आपको एक क्लास दे सकते हैं फंडामेंटल की, या नासा से पढ़ना चाहे तो भी बताइएगा, उसकी भी हमारे पास मटेरियल्स हैं तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इन्वायरमेंटल लॉ के लिए कोई अच्छी बुक मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आपको,
क्यों नहीं रिकमेंड करूँगा, कारण है क्योंकि लॉ आपको उतना डीप में नहीं जाना है। तो इसमें लॉ का जो है हमारे पास वीडियो है, आप उसको देख लेना। आपका पूरा लॉ कवर कर दिया है मैंने, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। तो ये इन्वायरमेंटल का पूरा जो है नेट के लिए आपके बुक है। अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस से देना चाहते हो तो TD ब्रॉक आपके पास होनी चाहिए, और लेरेंजर होनी चाहिए, और विल्सन वॉकर, 3 किताब आपके पास होनी चाहिए फॉर लाइफ साइंस CSIR। ओके, और कोई जानकारी चाहिए होगी तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इसके नीचे रहेगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, लोग बोर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बायोम का पड़ेगा, बायोम और फॉरेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए।